कुछ साल पहले तक गाना इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, लाखों गानों की लाइब्रेरी और करीब 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन। लेकिन दोस्तों, कुछ ही सालों में इस बादशाहत का ताज गिर गया। हालात इतने बुरे हो गए कि कभी हजारों करोड़ की वैल्यू रखने वाली ये कंपनी 2023 में बिकी सिर्फ 25 लाख रुपए में। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी गलतियां हुईं कि ये शिखर पर बैठी कंपनी अचानक जमीन पर आ गिरी? चलिए जानते हैं इस शॉकिंग जर्नी के पीछे की पूरी कहानी। साल था 2010। भारत में धीरे धीरे स्मार्टफोन लोगों की जेब तक पहुंचने लगे थे। 3G इंटरनेट ने डिजिटल दुनिया को नए दरवाजे खोल दिए। लोग अब फोन पर सिर्फ कॉल ही नहीं, बल्कि वीडियो देखते, गाने सुनते और तरह तरह के ऑनलाइन काम करने लगे थे। लेकिन तब एक बड़ी समस्या थी। गाने सुनने का कोई आसान और लीगल तरीका मौजूद नहीं था। लोग या तो YouTube पर गाने खोजते, जहां गाना सुनने के लिए पूरा वीडियो चलाना पड़ता, या फिर पायरेटेड साइट से डाउनलोड करते। नतीजा, खराब साउंड क्वालिटी, बफरिंग की समस्या और ऊपर से ये तरीका गैरकानूनी भी था। इसी दौर में टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड के 2 म्यूजिक लवर्स, अविनाश मुदलियार और जैत हाडे भी यही फ्रस्ट्रेशन झेल रहे थे। उनके मन में ख्याल आया, काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां गाने आसानी से लीगली और अच्छी क्वालिटी में सुने जा सकें। मार्केट रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि ये सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, बल्कि लाखों इंडियंस की भी यही तकलीफ है। और तभी उन्होंने ठान लिया, क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो पूरी तरह इंडियन ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन्ड हो, जहां अलग अलग भाषाओं में गाने मिले और सब कुछ लीगल हो। लेकिन कोई भी आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, उसे जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल होता है। अविनाश और जय जानते थे कि अगर उन्हें लीगल म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाना है तो इसके लिए हजारों गानों के लाइसेंसिंग राइट्स लेने होंगे, और यही असली चुनौती थी। ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें टेक्निकल चुनौतियां भी थीं और ढेर सारा पैसा भी चाहिए था, जो अविनाश और जय के पास नहीं था। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपना आइडिया सीधे टाइम्स इंटरनेट की सीनियर टीम के सामने रखा। और दोस्तों, यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आया। सीनियर मैनेजमेंट को ये आइडिया तुरंत पसंद आ गया। उन्हें भरोसा था कि अगर इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया तो ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। बस फिर क्या था, टाइम्स इंटरनेट ने टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। महीनों की मेहनत के बाद अप्रैल 2010 में गाना.com का जन्म हुआ। पहली बार भारत में लोग बिना किसी टेंशन के लीगल, आसान और एक्सेसिबल तरीके से म्यूजिक सुन सकते थे। उस दौर में लोग गाने ढूंढने, डाउनलोड करने और स्टोरेज में संभालने के झंझट में फंसे रहते थे। लेकिन गाना लेकर आया एक क्लीन, भरोसेमंद और बिल्कुल नया एक्सपीरियंस। वेबसाइट पर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में हजारों गाने मौजूद थे। और सिर्फ यही नहीं, सैड सॉन्ग, रोमांटिक, पार्टी या वर्कआउट, हर मूड के लिए पहले से प्लेलिस्ट तैयार मिलती थी। थोड़े समय बाद गाना ने पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस भी लॉन्च किए। अब जब भी कोई यूजर वेबसाइट खोलता तो उसे ऐसा लगता जैसे प्लेटफॉर्म उसके मूड को पहले से ही जानता हो। इस तरह का एक्सपीरियंस लोगों ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। परिणाम सामने थे। नवंबर 2012 तक हर महीने करीब 30 लाख लोग गाना की वेबसाइट विजिट करने लगे थे। इतनी तेज ग्रोथ ने साफ कर दिया कि गाना लाखों लोगों की डेली हैबिट बन चुका है। इसी बीच स्मार्टफोन भारत में तेजी से फैल रहे थे। टाइम्स इंटरनेट ने तुरंत समझ लिया कि भविष्य मोबाइल ऐप्स का है, और अगर गाना को रेलेवेंट बने रहना है तो उसे इस बदलाव को फौरन अपनाना होगा। गाना ने शुरुआत से ही समझ लिया था कि म्यूजिक सुनने का असली भविष्य मोबाइल में छुपा है। इसलिए 2013 में उसने खुद को सिर्फ ब्राउजर तक सीमित न रखते हुए एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और यहाँ तक कि पुराने J2ME फोन्स के लिए भी ऐप्स लॉन्च कर दिए। उस समय ये कदम गाना को अर्ली मूवर बना रहा था। नतीजा, हर महीने लाखों नए यूजर्स जुड़ रहे थे और प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस लगातार बेहतर होता जा रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 सितंबर 2014 को एयरटेल ने अपने टेलीकॉम पावर के साथ विंक म्यूजिक लॉन्च किया। एंट्री इतनी धमाकेदार थी कि लगा अब गाना को कड़ी टक्कर मिलेगी। पर हैरानी की बात यह रही कि गाना पर इसका बड़ा असर नहीं हुआ। वजह साफ थी, उस वक्त तक गाना सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक भरोसेमंद ब्रांड बन चुका था। यूजर्स उसे इमोशनली कनेक्टेड थे, और सबसे खास बात, गाना लगातार नए फीचर्स और टेक इनोवेशंस लाकर लोगों की उम्मीदों से एक कदम आगे निकलता रहा। फिर आया 2015 का साल, जब माइक्रोमैक्स ने गाना.com में हिस्सेदारी खरीद ली और अपने नए स्मार्टफोन्स में गाना ऐप को प्री इंस्टॉल करना शुरू कर दिया।
उस दौर में माइक्रोमैक्स के लो कॉस्ट स्मार्टफोन्स मिडिल क्लास और यंगस्टर्स के बीच जबरदस्त पॉपुलर थे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई यूजर अपना पहला स्मार्टफोन खरीदता तो उसमें पहले से ही लाखों गानों से भरा एक रेडी टू यूज ऐप मौजूद होता, बिल्कुल फ्री। इस स्ट्रैटेजी ने गाना की पकड़ और भी मजबूत कर दी। लेकिन असली गेम चेंजर आया 2016 में, रिलायंस जियो। जियो के लॉन्च ने भारत का डिजिटल चेहरा बदल दिया। फ्री और तेज इंटरनेट ने करोड़ों लोगों को पहली बार ऑनलाइन दुनिया से जोड़ा। नतीजा, कंटेंट कंजम्पशन आसमान छूने लगा और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए ये किसी सुनहरे वरदान से कम नहीं था। धीरे धीरे गाना हर जगह छा रहा था। लोग दिन रात उस पर गाने सुन रहे थे और ऐप डाउनलोड्स रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। लेकिन 2017 में अचानक ऐसा झटका लगा जिसने गाना की नींदें उड़ा दी। दरअसल जियो ने अपना खुद का म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो सावन लॉन्च कर दिया, और जब जियो ने इसे अपने फ्री डेटा प्लान के साथ पैकेज करके यूजर्स को देना शुरू किया तो लाखों लोग धीरे धीरे गाना छोड़कर जियो सावन की ओर खींचने लगे। टेलीकॉम में पहले से ही राज कर रही जियो की ये चाल गाना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन गाना ने हार मानने के बजाय जवाबी हमला किया। उसी साल 2017 में कंपनी ने 2 गेम चेंजिंग कदम उठाए। पहला, गाना ओरिजिनल्स। अब तक गाना सिर्फ फिल्मों के गानों पर निर्भर था, लेकिन गाना ओरिजिनल्स के जरिए उसने अपना खुद का ओरिजिनल म्यूजिक बनाने का फैसला किया। ऐसा कंटेंट जो सिर्फ गाना पर एक्सक्लूसिव हो। इसके लिए उसने बड़े बड़े बॉलीवुड और रीजनल आर्टिस्ट्स के साथ हाथ मिलाया और हर हफ्ते एक नया नॉन फिल्म सॉन्ग रिलीज करना शुरू किया, और नतीजे चौंकाने वाले थे। सिर्फ 5 हफ्तों में गाना ओरिजिनल्स को 20 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स मिले। इस कदम ने गाना को सिर्फ एक स्ट्रीमिंग ऐप नहीं बल्कि म्यूजिक प्रोड्यूसर के रूप में भी पहचान दिला दी। दूसरा, गाना प्लस। अब तक गाना फ्री और एड सपोर्टेड था, लेकिन कंपनी समझ चुकी थी कि लंबे समय तक सिर्फ एड से बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए गाना ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया, गाना प्लस। इसके साथ उसने ना सिर्फ यूजर्स को प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया बल्कि बिजनेस को भी फ्यूचर रेडी बना लिया। यानी जियो सावन की चुनौती ने गाना को और भी क्रिएटिव और भी मजबूत बना दिया। इस प्रीमियम प्लान में यूजर्स को मिलता था एक लग्जरी एक्सपीरियंस, नो एड्स, हाई क्वालिटी ऑडियो, ऑफलाइन डाउनलोड्स और अनलिमिटेड स्किप्स। वो भी सिर्फ ₹99 मंथली और करीब ₹999 एनुअल में। सब कुछ स्मूथली चल रहा था, लेकिन 2018 में मैदान में उतरा एक नया प्लेयर, Amazon प्राइम म्यूजिक। शुरुआत में खतरा बड़ा नहीं था, क्योंकि Amazon का फोकस प्राइम मेंबर्स को एक बोनस वैल्यू देना था, ना कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग को टॉप प्रायोरिटी बनाना। ऊपर से उनकी लाइब्रेरी लिमिटेड थी और यूजर इंटरफेस भी उतना एंगेजिंग नहीं। नतीजा ये कि कुछ यूजर्स खिंचे तो गए, लेकिन असली म्यूजिक लवर्स के लिए गाना ही नंबर 1 बना रहा। यही भरोसा देखकर इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस गाना पर और बढ़ गया। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला फरवरी 2018 में, जब चीन के टेक जायंट TST ने गाना में $115 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और करीब 34% हिस्सेदारी खरीद ली। इस डील के बाद गाना की वैल्यूएशन अगले 2 सालों में सीधे $500 मिलियन पार कर गई। इस फंडिंग का गाना ने जमकर फायदा उठाया। टेक और AI रिकमेंडेशन को अपग्रेड किया, अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन शुरू किए और रीजनल कंटेंट पर खास फोकस किया, और इन सब का असर धमाकेदार रहा। अप्रैल 2019 में गाना ने ऑफिशियली ऐलान किया कि उसने 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का रिकॉर्ड पार कर लिया है, और इस उपलब्धि को पाने वाला गाना बना भारत का पहला म्यूजिक ऐप। हालांकि लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक एक समय गाना ने 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स का आंकड़ा भी छुआ था, लेकिन अफसोस ये सुनहरा दौर ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि 2019 से मार्केट में कंपटीशन ने अचानक तूफानी रफ्तार पकड़ ली। 2019 में अचानक मार्केट का सारा मूड बदल गया। स्पॉटिफाई ने इंडिया में एंट्री ली। ये सिर्फ एक नया ऐप नहीं बल्कि एक ग्लोबल म्यूजिक जायंट था, जो प्रीमियम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस लेकर आया था। बड़े शहरों की युवाओं में इसका क्रेज जबरदस्त था। स्लीक यूजर इंटरफेस, AI बेस्ड रिकमेंडेशंस और ग्लोबल म्यूजिक कलेक्शंस, ये सब फीचर्स लोगों को तुरंत आकर्षित करने के लिए काफ़ी थे। गाना की टीम इसी चुनौती से निपटने की रणनीति बना ही रही थी कि उसी साल YouTube ने अपना YouTube म्यूजिक ऐप लॉन्च कर दिया। YouTube तो पहले से ही हर घर का जाना पहचाना नाम था, इसलिए YouTube म्यूजिक को भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। मार्केट में कंपटीशन अब और भी तेज़ हो गया था, लेकिन गाना ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने हर संभव कदम उठाया ताकि यूजर्स उससे जुड़े रहें, और इसका नतीजा ये था कि 2020 आते आते गाना इंडिया की सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुका था। उस साल भारत में जितने भी म्यूजिक स्ट्रीम्स हुए, उनमें से 30% अकेले गाना पर हुए। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि इसका सबूत था कि नए खिलाड़ियों की बाढ़ के बावजूद गाना अपने लॉयल देसी लिसनर्स की पहली पसंद बना रहा।
लेकिन इस कामयाबी की कीमत भी बहुत बड़ी थी। फाइनेंशियल ईयर 2020 में गाना का रेवेन्यू 120 करोड़ रुपए था। दिखने में बड़ी अचीवमेंट, लेकिन असली सवाल ये था कि 1 रुपए कमाने के लिए गाना को 4 रुपए 20 पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। मतलब 120 करोड़ रुपए कमाने के लिए उसने 500 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए। इसका सीधा असर प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2020 में गाना का नेट प्रॉफिट रेशियो -28% तक गिर गया। कंपनी की इनकम बढ़ रही थी, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी बढ़ रहे थे। पैसों की गंभीर कमी गाना के लिए एक बड़ा संकट बन गई थी। ऑपरेशंस को चलाने और बढ़ते लॉसेस को मैनेज करने के लिए तुरंत फंडिंग की जरूरत थी। लेकिन 2020 में अचानक एक बड़ा झटका आया। बॉर्डर टेंशन्स के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। गाना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर टेंसेंट भी एक चाइनीज कंपनी थी जो और पैसा लगाना चाहती थी, लेकिन गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिल पाया। अब गाना केवल टाइम्स इंटरनेट या किसी नए इंडियन इन्वेस्टर पर निर्भर रह गया। लेकिन सवाल यही था, कौन लॉस मेकिंग कंपनी में अपना पैसा लगाएगा? जैसे ही गाना फंडिंग क्राइसिस से उभरने की कोशिश कर रहा था, 2020 में पैंडेमिक ने दस्तक दे दी। ये सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक साइक्लोन जिसने करोड़ों कंपनियों की कमर तोड़ दी, और गाना भी इससे अछूता नहीं रहा। सबसे पहला झटका गाना के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कर पड़ा। कोविड के बाद कई ब्रांड्स बंद हो गए या केवल सर्वाइवल मोड में चले गए। जो ब्रांड्स पहले गाना को एड रेवेन्यू देते थे, अब खुद बचने के रास्ते खोज रहे थे। नतीजा, कंपनी की एड कमाई भारी तौर पर घट गई। दूसरी तरफ लोग घरों में कैद थे और कई के कामकाज ठप हो गए। लोग गाने सुन रहे थे, लेकिन पे करने को तैयार नहीं थे। फ्री यूजर्स बढ़ गए, लेकिन पे करने वाले सब्सक्राइबर्स घटने लगे। धीरे धीरे कंपनी की हालत बिगड़ने लगी। हर महीने सर्वर कॉस्ट, म्यूजिक रॉयल्टीज, स्टाफ सैलरीज और ऐप मेंटेनेंस के करोड़ों खर्चे थे, लेकिन रेवेन्यू उसके हिसाब से नहीं। मजबूरी में गाना ने स्टाफ की छंटनी शुरू की और एक्सपेंसेस में कटौती करनी पड़ी। अब गाना वो क्वालिटी नहीं दे रहा था जो कभी यूजर्स को पसंद आती थी। इसके चलते सोशल मीडिया पर ऐप से जुड़ी शिकायतों की बारिश होने लगी। सॉन्ग लोड नहीं हो रहे थे, ऑफलाइन डाउनलोड्स काम नहीं कर रहे थे, ऐप बार बार हैंग हो रहा था। लेकिन कंपनी इन समस्याओं पर कोई ठोस एक्शन नहीं ले रही थी। फिर वो दिन आया जब सबसे लॉयल यूजर्स ने भी नाता तोड़ लिया। सितंबर 2022 में गाना ने अचानक अपनी पूरी फ्री सर्विस बंद कर दी, बिल्कुल बिना किसी वार्निंग के। अब कोई फ्री स्ट्रीमिंग नहीं, कोई फ्री डाउनलोड्स नहीं, यहाँ तक कि बेसिक प्लेबैक के लिए भी सब्सक्रिप्शन जरूरी कर दिया गया। ऐप खोलते ही पॉपअप आता, टू कंटिन्यू प्लीज अपग्रेड टू प्रीमियम। गाना को उम्मीद थी कि 150 मिलियन यूजर्स में से 5-10 मिलियन प्रीमियम प्लान लेंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। यूजर्स शॉक में थे, फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐप को अनइंस्टॉल करने लगे और स्पॉटिफाई, जियो सावन, विंक की तरफ रुख कर लिया। इसी बीच इन्वेस्टर्स समझ चुके थे कि ये मॉडल अब स्केलेबल नहीं है और उन्होंने भी दूरी बना ली। टाइम्स इंटरनेट ने सोचा कि इसमें और पैसा डालकर बर्न करने से बेहतर है कि गाना को बेच दिया जाए। लेकिन 2022 तक कंपनी के लॉसेस 316 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके थे और भविष्य में वापसी की उम्मीद बहुत कम थी। ऐसे में कोई भी बायर कंपनी खरीद में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। तभी भारतीय टेलीकॉम दिग्गज एयरटेल ने हाथ बढ़ाया। उसका मकसद था गाना को खरीदकर अपने विंक म्यूजिक के साथ मर्ज करना, लेकिन एयरटेल ने सिर्फ $100 मिलियन यानी 2.5% ऑफर किया, जबकि 2021 में गाना की वैल्यूएशन $580 मिलियन थी। इस वजह से टाइम्स इंटरनेट ने इस डील को ठुकरा दिया। अब एक तरफ तो गाना के लिए कोई स्मार्ट डील नजर नहीं आ रही थी और दूसरी तरफ उसका मार्केट प्रेजेंस लगातार कमजोर होता जा रहा था। इसका फायदा उठाते हुए स्पॉटिफाई इंडिया में तेजी से पांव पसारने लगा। 2023 तक स्पॉटिफाई ने इंडिया की म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट का 26% शेयर कब्जा कर लिया और गाना को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हथिया ली। टाइम्स इंटरनेट ने गाना को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कई कोशिशें की, लेकिन जब कोई खास रिजल्ट नहीं आया तो दिसंबर 2023 में उन्होंने गाना को ENIL यानी एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लिमिटेड को सिर्फ 25 लाख रुपए में बेच दिया। हाँ, वही $580 मिलियन वाली कंपनी अब सिर्फ 25 लाख रुपए यानी लगभग $2000 में बिक गई। ये इन्वेस्टर्स TST, टाइम्स ग्रुप और माइक्रोमैक्स के लिए टोटल डिजास्टर साबित हुआ। लेकिन नया मालिक होने के बाद भी गाना की कहानी आसान नहीं थी। ENIL ने सब्सक्रिप्शन फी डबल कर दी, मंथली 599 रुपए और ईयरली 5993 रुपए। कीमत सुनते ही ज्यादातर यूजर्स ने ऐप छोड़ दिया। जो बचे उनमें से ज्यादातर डिस्काउंटेड प्लान पर ही टिके हुए थे। इस तेज गिराहक ने गाना की मार्केट पोजीशन काफी कमजोर कर दी। फिर भी ENIL ने हार नहीं मानी। 2024 में उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की। अब महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक SUVs BE6 और XUV E9 में गाना ऐप पहले से इंस्टॉल मिलेगा। वो भी सिर्फ बेसिक नहीं, बल्कि डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड हाई क्वालिटी 3D साउंड के साथ, जैसे बड़े बड़े लग्जरी कार्स में होता है।
साथ ही ENIL आप गाना को मिर्ची प्लस के रूप में रीब्रांड करने की तैयारी में है। इसका मतलब है कि रेडियो शोज, पॉडकास्ट और एंटरटेनमेंट कंटेंट को गाना में जोड़कर प्रीमियम और एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नया कदम गाना को फिर से सक्सेस दिला पाएगा? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताइए।